नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमने हिंदी के वर्णमाला को शुरू किया था, जिसमें दोस्तों हमने हिंदी वर्णमाला के कुछ पार्ट को आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। आज जो है दोस्तों हम उसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इसे देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जैसे कि निर्नुनासिक या फिर मौखिक स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उसे हम क्या बोलेंगे? निर्नुनासिक या फिर मौखिक स्वर कहेंगे, जिसमें अ, बड़ा अ और ई इत्यादि शामिल किए गए हैं। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर कहेंगे, जैसे कि आ ई इत्यादि। अब घोषत्व के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वसन का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, तभी स्वर क्या होते हैं? सघोष ध्वनियाँ होती है। इसे हम क्या कहेंगे? घोषत्व या फिर घोषत्व ध्वनियाँ कहेंगे। अब देखते हैं व्यंजन या फिर कंसोनेंट क्या होते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से आने वाले या फिर बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या मिला होता है? अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। जैसे कि हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिए हैं इसके बारे में। द्विगुण व्यंजन में ड और ण को जोड़ देने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या फिर होठ को स्पर्श करते हुए निकले तो उसके उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग है। जैसे कि क वर्ग कंठ से निकलते हैं, च वर्ग ताल से निकलते हैं, ट वर्ग मूर्धन्य से, त वर्ग जो है दंत से तथा प वर्ग ओठ से स्पष्ट होते हैं। कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। इससे हमें ये पता चला कि जो स्पर्श व्यंजन है उसमें हमें पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम बताया गया है। कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दांत, फिर ओष्ठ, अर्थात कंठ पहले और ओष्ठ सबसे बाद में आते हैं। किसके अंतर्गत? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। अब यहाँ पे कुछ वर्ग दिए गए हैं जिन्हें वर्गीकृत किया गया है। जैसे उच्चारण एवं स्थान के आधार पर अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण और नासिक के आधार पर। जैसे कंठ से क्या क्या निकलते हैं? क, ख, ग, घ और ड़। तालु से क्या क्या निकलते हैं? हमारे जो व्यंजन है च, छ, ज, झ और इया। मुख के भीतर ऊपरी का पिछला भाग से निकलते हैं। ये हमारे तालु के व्यंजन है। मूर्धा से क्या क्या निकलते हैं? ट, ठ, ड, ढ़ और न। ये मुख के भीतर ऊपरी छत का अगले भाग से निकलने वाले व्यंजन होते हैं। दांत से निकलने वाले व्यंजन त, थ, द, ध और न हमारे दांतों से निकलने वाले क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ओष्ठ से निकलने वाले अर्थात ओठ से निकलने वाले व्यंजन जैसे प, फ, ब, भ और म, ये हमारे ओठ से निकलने वाले व्यंजन होते हैं। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें पहला है कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। च वर्ग को क्या मानते हैं? स्पर्श संघर्षी मानते हैं। घोपन्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का क्या होना? कंपन होना। अघोष
जिन ध्वनियों में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष या फिर घोष व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जैसे कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष व्यंजन का अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो है प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, जिसमें यह प्राण का अर्थ है हवा। यहाँ प्राण का अर्थ क्या लिया गया है? हवा को लिया गया है। जिसमें अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होते हैं व्यंजन, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक ध्वनि निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम महाप्राण कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण से हमें क्या निकला चाहिए? अधिक जो है ध्वनि निकलनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? महाप्राण बोलेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर व व्यंजनों के बीच होता है। जिन स्वरों का उच्चारण जो है दोस्तों स्वर एवं व्यंजन के बीच होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। जैसे कि वर्ग दिया गया है और उच्चारण के स्थान, त से क्या क्या होंगे? तालु से क्या निकलते हैं? या। र क्या है? वर्तस्य या फिर दंतमूल या फिर मसूड़े से निकलने वाले क्या है? र जो है हमारे ध्वनि है। और ला वतर्स्य दंतमूल या फिर मसूड़े से निकलने वाले, या जो है दंतोष्ठ के ऊपर के दांत या फिर निचले वोट से निकलने वाले, ये सघोष और अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे भी कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पहला है या और वा, ये क्या है? अर्ध स्वर ध्वनि जो कभी स्वर को या फिर कभी व्यंजन हो, कभी स्वर हो जाते हैं और या कभी व्यंजन हो जाते हैं। दूसरा र लुठित, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। जीभ तालु से लुढ़क कर क्या करे? स्पर्श करे। तीसरा जो है ला पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए, उसे हम बोलेंगे पार्श्विक क्या स्वर कहेंगे। उष्म या फिर संघर्षी, उष्म या संघर्षी क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु में मुख किसी विशेष स्थान पर घर्षण या रगड़ कर ले, उसे हम क्या कहेंगे? उष्म या फिर जो गर्मी पैदा करे। कोई जो वर्ण है उसके उच्चारण करते समय या कोई व्यंजन के उच्चारण करते समय अगर हमारे कोई शरीर के विशेष अंग में कोई घर्षण पैदा हो, मुख से कोई घर्षण निकले या गर्मी पैदा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ बांटा गया है क वर्ग और उच्चारण स्थान। जैसे श जो है हमारे तालु से निकलते हैं, और जो सा होते हैं मूर्धा से। वत्स से क्या निकलते हैं? सा जो दंत मूल और मसूड़े से। और ह जो होते हैं स्वर यंत्री या स्वर यंत्र कंठ के भीतर से निकलते हैं। ये जो है अघोष या महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त में ड और ड़ जो होते हैं आते हैं, जिसके उच्चारण में जीभ सब पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, इसे हम क्या बोलेंगे? उच्छिप्त व्यंजन कहेंगे। नोट देखते हैं ड और ड़ हिंदी के विकसित व्यंजन है। क्या होते हैं? हिंदी के विकसित व्यंजन होते हैं। ये संस्कृत के नहीं थे। ये संस्कृत के क्या होते हैं? नहीं होते। ये क्या होते हैं? हिंदी के विकसित व्यंजन होते हैं। जैसे ड मूर्धन्य सघोष अल्प प्राण होते हैं, और ढ जो होते हैं मूर्धन्य सघोष महाप्राण होते हैं। आगे देखते हैं आगत गृहीत ध्वनियाँ। आगत और गृहीत ध्वनियाँ, जैसे क में क्या दिया गया है? स्पर्शी या फिर कंठ प्लस जिह्वा मूल से निकलती है।
अघोष और क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ख क्या होते हैं, उष्म संघर्षी। कंठ से प्लस क्या होते हैं, जिह्वा मूल अघोष और क्या होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। ग जो होते हैं ये उष्म संघर्षी, कंठ प्लस जिह्वा मूल सघोष और अल्प प्राण होते हैं। जो ज होते हैं उष्म संघर्षी, वत्सर्ष्य, सघोष और अल्प प्राण होते हैं। और जो फ होते हैं वे उष्म संघर्षी, दंथोष्ठ्य, अघोष और महाप्राण होते हैं। ये सभी आगत या गृहीत ध्वनियाँ कहलाती है। आगे देखते हैं आयोग वह या फिर अनुस्वर। विसर्ग अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाले वर्ण एवं विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आयोग वाह के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। अब देखते हैं परंपरानुसार अनुस्वार क्या होते हैं और विसर्ग को स्वर के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं है, ये क्या नहीं होते, व्यंजन भी नहीं होते, क्योंकि इनकी गणना स्वर के साथ होती है। और इन्हीं तरह लिखने में इनके लिए मात्राओं क्रमशः इस तरह के जो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। चूंकि इन दोनों का जातीय योग ना तो स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अयोग कहते हैं। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए अयोग वाह अयोग प्लस वाह कहलाते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। मूल रूप से देखा जाए जो स्वर ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अयोग वाह की श्रेणी में रखेंगे। आगे देखते हैं शब्दकोश देखने का सही क्रम। जो शब्दकोश होते हैं उनके देखने का सही क्रम क्या होते हैं। शब्दकोश में वर्णों या अक्षरों के आने का क्रम, जैसे कि शब्दकोश में पहले स्वर, शब्दकोश में पहले क्या आते हैं, स्वर, बाद में व्यंजन का क्रम आता है। शब्दकोश के अनुस्वर, शब्दकोश के जो अनुस्वर है और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें अ और बहुत सारे जैसे कि ओ औ से पहले भी स्थान मिलता है, जैसे कि कम, कहा, का, बड़ा का, की, कु, के, कौ, को और कौ, ये सभी जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्त क्षार का क्रम आता है। पूर्ण वर्ग के बाद क्या आता है, पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है, जैसे कि कम, कहा, का। इसी तरह से क्या मिलते जाते हैं हमको, शब्दकोश के अनुसार संयुक्त क्षार का क्रम जो होता है मिलते जाते हैं। शब्दकोश में छ, त्र और ज्ञ का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता। इन सब का कोई पृथक शब्द संग्रह हमको नहीं मिलता क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं। अतएव इनसे संबंधित शब्द को ढूंढने के लिए इन संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होता है। जैसे कि हमें छ का जो होता है, जो छ होते हैं का और वा से संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो हमें का वाले खाने में जाना होगा। अगर हमें इनका अर्थ ढूंढना होगा तो हमें का वाले खाने में जाना होगा। इसी तरह त्र का जोड़ना है के लिए हमें त खाने में और ज्ञ वर्ग के लिए हमें ज वाले खाने में जाना होगा तथा स के लिए हमें कहाँ, श में जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं ड, य, ड और ण जो होता है से कोई शब्द शुरू नहीं होता। इन सब से कोई भी शब्द शुरू नहीं होते, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते। इसलिए हमें ये जो वर्ण दिए हुए हैं ये हमें स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते।
तो ये थी दोस्तों आपकी वर्णमाला की पूरी कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।